Hello students, today we will start lecture number 5th of electrochemistry. प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखी थी और फिर वर्किंग देखी थी। वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिल्डअप करें तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स जो कंडक्टिव होने चाहिए और उन्हें हम एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन लेना है ये भी कंडक्टिव होना चाहिए, यानी कंडक्टिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास आउट होने चाहिए और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी कंडक्टिव होने चाहिए, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होने चाहिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से पास आउट होगी तो फिर ही हमारा प्रोसेस प्रोसीड करेगा। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर हम एक्वस सॉल्ट्स ले लेते हैं, लाइक जैसे हमने प्रीवियस में एक्वस सोडियम क्लोराइड का केस डिस्कस किया था कि जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्ट लेंगे तो यहाँ पर फिर वाटर मॉलिक्यूल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है और इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है। इस पे रिडक्शन की होती है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होते हैं और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्पीशीज आएंगी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो रहे होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो स्पीशीज होंगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करेंगी। जैसे हमने एक्वस सोडियम क्लोराइड का केस डिस्कस किया था कि जब यहाँ पर हम सोडियम एक्वस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट अगर लेंगे तो यहाँ पर फिर सोडियम आयंस भी होंगे, क्लोराइड आयंस भी होंगे, हाइड्रोजन आयंस भी होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब यहाँ पर सोडियम आयंस, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर अब सोडियम आयंस ने माइग्रेट करके आना है और यहाँ पे फिर डिपॉजिट हो जाना है। ठीक है, अब सोडियम आयंस जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट करके आएंगे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी माइग्रेट करके आ सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं, रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्साइड आयंस बन जाएंगे। ये 2 फिनोमिनास है जो इस इलेक्ट्रोड पर पॉसिबल है, जो हो सकते हैं। अब ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड है, तो कैथोड पर ये वाले पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं और एनोड पर जो पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं वो ये है कि जो क्लोराइड आयंस है वो माइग्रेट करके टुवर्ड्स एनोड सरफेस आएंगे। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो क्लोराइड आयंस जब यहाँ पर माइग्रेट करके आएंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज कर देंगे और क्लोराइड आयन है तो वो हाफ क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर दे देगा। अगर 2 क्लोराइड आयंस लेंगे तो 1 क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि अगर न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं तो उन न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स की भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, यानी ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन जाएगी और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे। तो ये पॉसिबल रिएक्शंस है जो एनोड की सरफेस पे हो सकते हैं और ये पॉसिबल रिएक्शंस है जो कैथोड की सरफेस पर हो सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन को अब यहाँ रिड्यूस करवा रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, 2.71 है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.83 है। यानी अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड के केस में चाहते हैं कि कैथोड की सरफेस पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी नॉर्मल कंडीशंस पर ये इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस पर सिर्फ ये वाला रिएक्शन ही प्रोसीड होगा, हमें कैथोड की सरफेस पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही
रिलीज होती हुई दिखाई देगी, सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वो कहें कि aqueous electrolysis of sodium chloride, what is the possible reaction at cathode, तो आप ये वाला नहीं लिखेंगे। एमसीक्यूज में अगर आ जाता है कि कैथोड पर फिर कौन सा मेटल या कैथोड पे फिर हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एट द सरफेस ऑफ कैथोड। ऑप्शंस में सोडियम मेटल भी गिवन होगा, तो आप इसको क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक्सेप्शनल हायर सर्किट्स चाहिए और हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहे हैं। और एनोड की सरफेस पर अगर आ जाता है तो ये दोनों ही रिएक्शंस पॉसिबल हैं, क्योंकि इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका भी 1.36 है और एक का 1.28 है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में, इसलिए ये दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं एट द सरफेस ऑफ एनोड। लेकिन आपको जो एग्जाम में वो ट्रैप कर सकता है वो इस एमसीक्यूज के थ्रू कर सकता है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूं कि हमारे पास ये सारे एक्वस सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये एक्वस सॉल्ट्स है। अब हम इनकी इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है कि एमकैट ईकैट पे पूछ सकता है कि वो एट द सरफेस ऑफ कैथोड एंड एनोड ये वाला कोई भी सॉल्ट दे दे, एक्वस सॉल्ट दे और कहे कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, तो अब एट द सरफेस ऑफ कैथोड एंड एनोड क्या डिपॉजिट होगा। तो अब हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सारे कैसे डिपॉजिट, कि कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा। तो देखिए, जो हमारे पास बेसिक रूल होता है ना, वो ये है कि जो कैथोड की सरफेस है उस पे होती है रिडक्शन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है और उस पे होती है रिडक्शन। वहां पर जो भी स्पीशीज आएंगी वो रिड्यूस होंगी। रिड्यूस होने का मतलब है कि जैसे कोई मेटल आता है आयनिक फॉर्म में, तो वो वहां इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल मेटल सिंपल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ कैथोड। अब यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि कौन से मेटल्स ऐसे हैं कि जो अगर हम उसके एक्वस सॉल्ट्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो वो कैथोड की सरफेस पे ये वाला रिएक्शन देंगे। और जो सेकंड पॉसिबल रिएक्शन कैथोड की सरफेस पे हो सकता है वो यही है कि क्योंकि हम एक्वस की बात कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस हो सकते हैं और हाइड्रोजन गैस देंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। तो अब हमने बताना है कि ये हमारे पास सारे सॉल्ट्स हैं, इनमें से इन सारे सॉल्ट्स की अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है तो अब हमने ये बताना है कि कैथोड की सरफेस पर मेटल डिपॉजिट होगा या वाटर की रिडक्शन होगी। ठीक है, जैसे सोडियम के केस में हमने कहा कि सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, सोडियम के केस में वाटर ही रिड्यूस होगा और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। अब हमारे पास उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम वो बेसिक रूल्स हैं थोड़े से वो डिस्कस करते हैं, फिर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कि फर्स्ट होता है कि अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स अगर हैं, तो ये अब आपको याद रखना है कि कौन से मेटल्स रिएक्टिव हैं। जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमियम। ये वाले जो मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और कुछ हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी हैं। लीस्ट रिएक्टिव्स में सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है और कॉपर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मेटल्स जो यहां पर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं जिस सॉल्ट का, वहां पर अगर ये ज्यादा वाले रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं, देखिए रिएक्टिविटी का मतलब है
रिएक्टिविटी का मतलब है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है जल्दी फौरन, और इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, रिएक्टिविटी का यही मतलब है। अब देखो सोडियम, पोटाशियम, लिथियम ले लो, ये सारे फर्स्ट ए ग्रुप में है। ठीक है, और मैग्नीशियम, कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप में है, और जो एल्यूमिनियम है ये थर्ड ए ग्रुप में है, और ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है। अब ये सारे रिएक्टिव हैं, इनके लास्ट शेल में, जो फर्स्ट ए ग्रुप में, इनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बस लूज कर दे। जैसे वो लूज करेंगे, उनका जो फिर जो सेकंड आउटर मोस्ट शेल होगा वो अब फिर वैलेंस शेल बन जाएगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। अब इन मेटल्स को रिएक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से लूज कर देते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये जो सिल्वर, गोल्ड और कॉपर है, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से लूज नहीं करते। लेकिन आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ले लें, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम ले लें, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इनके पास एबिलिटी, इन 3 के पास एबिलिटी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से लूज कर देते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। अब हमारे पास जो रूल है वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं रिएक्टिव मेटल्स के साथ, तो रिएक्टिव मेटल्स के साथ इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हमेशा ये वाला रिएक्शन प्रोसीड होगा एट द सरफेस ऑफ कैथोड। कैथोड की सरफेस पर फिर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पर ये वाले जो रिएक्टिव मेटल्स हैं ये रिड्यूस नहीं होंगे। हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सर्किट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखो कि अगर हम इसके रिएक्शंस भी हम देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम एक रफ स्केच बना लेते हैं कि जिंक अगर हम देखते हैं तो जिंक भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इस कैटेगरी में ही आता है। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाले मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं और ये वाले मेटल्स जो है ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रफ देख लो आप कि जिंक, अगर जिंक ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो फिर कैथोड की सरफेस पर ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो कैथोड की सरफेस पे हमें जिंक ही मिलेगा, यानी ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा जिंक ब्रोमाइड के केस में। कॉपर, इस सॉल्ट के केस में भी देख लो, कॉपर बाइकार्बोनेट के केस में भी हमारे पास कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो यही वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, यानी कॉपर हमें एट द सरफेस ऑफ कैथोड मिल जाएगा। लेकिन अब क्रोमियम को देख लो, क्रोमियम बहुत रिएक्टिव है, तो अब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके पास एबिलिटी है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। अगर हम क्रोमियम को कहें कि भाई तुमने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना बल्कि एक्सेप्ट करना है, तो हमें एक्सटर्नली बहुत ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, ये एक्सेप्शनल कंडीशन होगी। इसलिए क्रोमियम के केस में कैथोड की सरफेस पर फिर ये वाला रिएक्शन होगा कि हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्रोमियम रिड्यूस नहीं होगा। इस तरह मैंगनीज का केस देख लो, मैंगनीज भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमें कैथोड की सरफेस पर वाटर ही रिड्यूस होगा। आयरन का केस देख लो, आयरन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कैथोड की सरफेस पर वाटर ही रिड्यूस होगा, और पोटाशियम के केस में भी कैथोड की सरफेस पर वाटर ही रिड्यूस होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ये वाले मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों है और ये वाले कम रिएक्टिव क्यों है, इसका हम अभी हम देखते हैं। तो अब हम जो देखने लगे हैं वो ये है कि हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, ये वाले रिएक्टिव मेटल्स क्यों हैं, यानी अगर इन मेटल्स के सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, एक्वस सॉल्ट्स की, तो हमारे पास कैथोड की सरफेस पे ये वाला रिएक्शन होगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाले मेटल्स, इन मेटल्स के केस में
हमारे पास कैथोड की सरफेस पर ये वाले मेटल्स डिपॉजिट नहीं होंगे। लेकिन अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, जिंक या कॉपर, इनके एक्वस सॉल्ट्स के साथ अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो कैथोड की सरफेस पर फिर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हमारे पास फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ रही थी कि भाई ये वाले मेटल्स रिएक्टिव क्यों हैं और ये वाले मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव क्यों हैं। तो उसके लिए आपको वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल आपको याद होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल किस ए ग्रुप में लाई कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बनाया था पीरियोडिक टेबल, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड एट्थ। ठीक है, तो यहां पर जो मेटल्स लाई कर रही हैं इनके लास्ट शेल में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर उनके पास एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अब आप देखिए पीरियोडिक टेबल में सोडियम, पोटाशियम और लिथियम इस फर्स्ट ए ग्रुप में लाई करते हैं, इसलिए ये रिएक्टिव है। इनके लास्ट शेल में है भी एक इलेक्ट्रॉन और वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम को देख लो तो ये सेकेंड ए ग्रुप में है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनके लास्ट शेल में, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो न्यूक्लियस से फार अवे हैं, तो न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक है और इनके पास एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट करेंगे। ठीक है, और खुद पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। एल्यूमिनियम इस ग्रुप में लाई करता है। अब ये जो आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज है, ये तीनों ये रहे, आयरन, क्रोमियम एंड मैंगनीज। अब ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, आपको ये ट्रांजिशन मेटल्स भी याद होने चाहिए। अब यहां पर आप देखो तो जो कॉपर और जिंक है ये फोर्थ पीरियड पर ही लाई करते हैं, लेकिन एट द राइट साइड पर है, और जो क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन है एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियड है। और सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो वो फिफ्थ और सिक्स में पीरियड पर है, लेकिन एट द राइट साइड पर है। तो हमारे पास जो मेटल्स एट द मोस्ट राइट साइड पर होते हैं, वहां पर जैसे ही हम टुवर्ड्स पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पर जो मेटल्स लाई कर रहे हैं, जैसे ये कॉपर, जिंक ले ले या कैडमियम, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड ले ले, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर भी ज्यादा है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में आएंगे। यानी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, इजीली लूज नहीं करेंगे। इसलिए जब ये अपना रिएक्टिव ही नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास फिर कैथोड की सरफेस पर ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिएक्टिव का मतलब है कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना है, कैथोड की सरफेस पे जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम को देखो तो इनके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कम है, न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो भी कम है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देंगे, इसलिए ये रिएक्टिव है। ठीक है, अब आप कोई भी अगर मेटल आ जाता है और उसका सॉल्ट पूछ लेता है, सॉल्ट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस अगर आ जाती है तो आप इजीली बता सकते हैं कि कैथोड की सरफेस पे कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा और कौन सा नहीं होगा। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमकेट ईकेट के लिहाज से। ठीक है, ऐसा एमसीक्यूज तो वो आराम से पूछ सकता है कि कैथोड की सरफेस पे कौन जो है वो डिपॉजिट होगा और वाटर डिपॉजिट, वाटर रिड्यूस होगा या मेटल रिड्यूस होगा। तो आपने मेटल की नेचर देखनी। ठीक है, और नेचर देखने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए।
सेकंड, अब हम एनोड की सरफेस पर बात करते हैं। अब यहाँ तो अब देखिए, जो एनोड की सरफेस होगी, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अब यहाँ पर एबिलिटी है किन मेटल्स की या किन एलिमेंट्स की कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सेवंथ ग्रुप वाले हेलोजेंस होते हैं ना, इनके पास सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है। जो हेलोजेंस इन एक्स से डिनोट करते हैं, अगर ये आ जाता है तो ये एक्स में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे फ्लोराइड ले लें, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अगर ये वाले आयंस प्रेजेंट हैं इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, फिर 100% कंफर्म है कि इनकी ऑक्सीडेशन ही होगी, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और यहाँ एनोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे या एनोड की सरफेस पर लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और अपने स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन के केस में, क्लोराइड आयन जैसे ही आएगा, ये 2 क्लोराइड आयन जब आ जाएंगे तो ये फौरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी जो कि स्टेबल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी एक छोटी सी एक्सेप्शन है कि ये जो फ्लोराइड है ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। फ्लोराइड के केस में आपने देख लेना कि फ्लोराइड का एक तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, साइज स्मॉल होने की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा है। इसलिए बस एक छोटी सी एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि फ्लोराइड कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये वाले जो तीनों हैलोजेंस हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख लो कि ये ब्रोमीन के केस में देख लो कि अगर ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो एनोड की सरफेस पर फिर ब्रोमाइड गैस यू रिलीज हो जाएगी। और अब ये वाले जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इनकी भी अभी हम डिस्कस करते हैं। क्लोरीन के केस में भी हो जाएगा और आयोडाइड के केस में भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि एनोड की सरफेस पर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा इस केस में, इसमें और इस केस में वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। देखिए वाटर जो है ना ये ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये है वाटर की ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। ठीक है, अगर हेलाइड्स के केस में वाटर की ऑक्सीडेशन नहीं होगी क्योंकि हेलाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाना ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं तो फिर इनके केस में यही वाला रिएक्शन होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इनके केस में ये वाला रिएक्शन क्यों होगा। तो देखिए जो हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस है जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, इसके अलावा सल्फेट है और कार्बोनेट है। अगर ये पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। जैसे देखो यहां पर आया हुआ है और नाइट्रेट के केस में भी आया हुआ है और फॉस्फेट के केस में भी। तो इन वाले सॉल्ट्स के केस में एनोड की सरफेस पर ये वाला रिएक्शन ही होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, फास्फोरस का यहाँ पे +5 है, सल्फर का +6 है और कार्बन का +4 है। ये ऑलरेडी इतने ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, ऑलरेडी इन्होंने इतने ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा, इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते। इसलिए एनोड की सरफेस पर ये वाले अगर आयंस के साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो एनोड की सरफेस पर ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है। अगर ये वाले आयंस आ जाते हैं जैसे सल्फाइड आ जाता है, ठीक है, थायोसल्फेट आ जाता है, ऑक्सलेट आ जाता है एंड अगर हमारे पास ये वाले आयंस आ जाते हैं, साइनाइड आ जाता है, अब ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड ये डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो ये एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो ये वाले पॉलीएटॉमिक आयंस आए हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इनके केस में वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये वाले पॉलीएटॉमिक आयंस आए हैं तो वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हेलाइड्स आए हैं तो फिर हेलाइड्स ने तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होना है, फिर ये वाटर वाला रिएक्शन नहीं होगा। अब हम इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने सारा इनके बारे में देख लिया है, जो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस के केस में जैसे जैसे एक्सेप्शंस थी वो मैंने आपको सारी बता दी है कि कैथोड पर कौन से मेटल्स डिपॉजिट होंगे और वाटर कब रिड्यूस होगा, और एनोड की सरफेस पे वाटर कब ऑक्सीडाइज होगा और हमारा मेटल कब ऑक्सीडाइज होगा। ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया है। अब इसके साथ छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जिंक ब्रोमाइड। तो जिंक ब्रोमाइड के केस में सबसे पहले हम जो आयंस प्रेजेंट है वो देख लेते हैं कि एक जिंक आयंस होंगे और एक ब्रोमाइड आयंस होंगे नेगेटिव वाले, और एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब कैथोड की सरफेस पे रिडक्शन होनी है, तो कैथोड की सरफेस पर इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ने माइग्रेट करके जाना है और जाकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है और मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाना है। तो अब जिंक हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो जिंक है ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी नहीं है इसके पास। अगर लूज करने की एबिलिटी नहीं है तो फिर एक्सेप्ट करने की है, ऑब्वियस, फिर उसका ऑपोजिट एक्सेप्ट करने की है, तो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स पर और कैथोड के सरफेस में जिंक मिलेगा। जिंक के केस में वाटर की रिडक्शन नहीं होगी। इसी तरह एनोड की सरफेस पर जो ब्रोमाइड आयंस है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ब्रोमाइड आयंस में इजीली 2 ब्रोमाइड आयंस जब आ जाएंगे तो वो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। तो ये वाले रिएक्शंस होंगे एट द सरफेस ऑफ कैथोड एंड एनोड। सेकंड हम देखते हैं कॉपर बाइकार्बोनेट का केस है। तो यहां पर कैथोड की सरफेस पर अब जो कॉपर है ये भी लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की एबिलिटी नहीं रखता बल्कि एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सरफेस ऑफ कैथोड हमें कॉपर मिल जाएगा। और एनोड की सरफेस पर अब ये देखिए, ये वाला जो ग्रुप है बाइकार्बोनेट वाला, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन +4 है, ऑलरेडी इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज है, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज ये नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल, जब तक हम बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ना करें, वो हम यहाँ पर केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशंस पर इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। अब एनोड की सरफेस पर वाटर ही रिड्यूस होगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, एनोड की सरफेस पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, कार्बोनेट में से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कार्बोनेट सिंपल सॉल्यूशन में उसी तरह रह जाएगा। थर्ड हम डिस्कस करते हैं क्रोमियम नाइट्रेट का केस है। अब यहां पर देखो, कैथोड की सरफेस पर क्रोमियम अब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ट्रांजिशन मेटल्स में लेफ्ट साइड पर लाई करता है। लेफ्ट साइड पर लाई करता है, प्रोटॉन्स कम है, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा है, इसलिए कैथोड की सरफेस पर क्रोमियम तो रिड्यूस होने से रहा, तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा। वाटर रिड्यूस होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी एट द सरफेस ऑफ कैथोड और हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। और एनोड की सरफेस पर आप देखो कि जो नाइट्रेट है ये भी एज पॉलीटॉमिक आयन है, स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है। नाइट्रोजन का यहाँ पर जो +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑलरेडी इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज है, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ एनोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगनीज क्लोराइड। तो कैथोड की सरफेस पर अब मैंगनीज भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है
एट द लेफ्ट ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल लाई करता है, इसलिए कैथोड की सरफेस पर मैंगनीज रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वाटर रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। अब दूसरे हैं क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस हैलाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो एनोड की सरफेस पर जब 2 क्लोराइड आयंस माइग्रेट करके आते हैं तो क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे आयरन आयोडाइड का केस देखते हैं। अब यहां पर जो आयरन है ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैथोड की सरफेस पर ये रिएक्टिव मेटल रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वाटर ही रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोक्साइड आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आयोडाइड है, आयोडाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ही 2 आयोडाइड आयंस आते हैं ये आयोडीन प्रोड्यूस करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। लास्ट है पोटाशियम फॉस्फेट। तो कैथोड की सरफेस पर पोटाशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैथोड की सरफेस पे पोटाशियम नहीं मिलेगा बल्कि वाटर ही रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हाइड्रोक्साइड आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज है, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो एनोड की सरफेस पर भी वाटर ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो यहां तक अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां तक अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है कि अगर एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस आ जाती है सॉल्ट्स की तो फिर किस तरह से हमने करनी है। देखिए, अगर मोल्टन आ जाती हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम और हमने देखा आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम और ये सेकंड ए ग्रुप के, थर्ड ए ग्रुप के, अगर ये वाले मेटल्स आ जाते हैं और अगर एक्वस नहीं है बल्कि अपने मोल्टन फॉर्म में है, तो जब मोल्टन फॉर्म में होंगे तो फिर ये ही रिड्यूस हो जाएंगे इजीली एट द सरफेस ऑफ कैथोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब वाटर कंपटीशन ही नहीं है, वाटर आयंस ही नहीं है, वाटर का किसी किस्म का यहाँ पे कंपटीशन ही नहीं होगा, तो अब यहाँ पर हमें फिर एक्सटर्नली जितना भी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा हम करेंगे और इनको रिड्यूस करवा देंगे एट द सरफेस ऑफ कैथोड। इसी तरह जो फ्लोराइड आयंस हमने बात कही कि फ्लोराइड आयंस और ये जो फॉस्फेट है या जो नाइट्रेट है या जो सल्फेट है, इस तरह वाले जितने भी जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, हमने कहा कि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, इन केस एक्वस के केस में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। लेकिन अगर यही मोल्टन फॉर्म में है, अगर यही मोल्टन फॉर्म में है तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एट द सरफेस ऑफ एनोड, हम उतना ही ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है कि अगर मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा तो फिर वही वाला मेटल, वही वाला पॉलीएटॉमिक आयन या वही वाला मेटल ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक्वस आ जाए तो फिर वाटर कंपटीशन डेवलप होगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैथोड की सरफेस पर फिर वो वाला मेटल रिड्यूस होगा या वाटर रिड्यूस होगा और एनोड की सरफेस पर गिवन मेटल ऑक्सीडाइज होगा या वाटर ऑक्सीडाइज होगा। तो एक्वस के केस में हमें थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा, उस नेचर को देखना पड़ेगा जो मेटल हमें गिवन होगा, उसकी नेचर की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। तो यहां तक हमारा अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट होता है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब जिस तरह का भी आपका एमसीक्यूज आ जाएगा, आपने सबसे पहले देखना है कि मोल्टन की बात हो रही है या एक्वस की बात हो रही है, फिर आपने उस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी। वो दोनों तरह से आपको पूछ सकता है, मोल्टन के लिहाज से भी और एक्वस के लिहाज से भी। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को आपने अच्छे से देखना। अब जिस तरह का भी आप एमसीक्यूज आ जाएगा, अब आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है सब पर कि कौन सा मेटल लीस्ट रिएक्टिव है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद हो रहा तो ये जो 2-4 एलिमेंट्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे ये जिंक, अब जिंक जो है वो कम रिएक्टिव, ठीक है, कॉपर जिंक लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये अब याद कर लें, सिंपल। गोल्ड सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव है।
तो ऐसे चंद है जो को याद कर लें, या आप प्रोडक्ट टेबल पूरा याद कर लें, फिर आपको उसकी बेसिस पे फिर आपको जज करना पड़ेगा कि कौन सा मेटल रिड्यूस होगा और कौन सा ऑक्सीडाइज। तो यहाँ तक अब हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट होता है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर ऐसे ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।